Hello friends, welcome to part 2 video of startups and its registration process. ओके तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था। तो हमने सबसे पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसका इवैल्यूएशन देखा था, उसके इवैल्यूएशन में कौन से स्टेप्स रहते हैं वो हमने देखे थे, उसको डिटेल में देखा था क्या क्या है, को फाउंडिंग टीम क्या रहती है, रिसर्च कैसे होता है, प्रोटोटाइप क्या रहता है, फिर वो टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच हमने देखा था, वो सब चीज़ें। ओके वो जो लास्ट वीडियो में मैं एक बात बताना भूल गया कि वो जो वर्ड्स लिखे हैं ना दोस्तों, वो आपके बुक में बाजू में मार्जिन वाली स्पेस रहती है ना छोटी सी, तो वहां पे वो वर्ड्स लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपने बस वो पॉइंट्स फटाफट एक बार पढ़ लिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ये इतने लेंदी पैराग्राफ्स हर बार पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ओके देन फिर हम आए थे स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के ऊपर। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्यों थी? तो बैंक फाइनेंसेस अवेलेबल करवाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जॉब क्रिएशन करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी थी। ओके फिर उसमें हमने देखा था कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप, रजिस्ट्रेशन सॉरी रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। तो कुछ नहीं, हमारा वो ऐप है या फिर पोर्टल पे जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और उसके साथ वो जो ऑप्शनल नहीं, मतलब इनमें से कुछ भी एक कंपलसरी है। 6 चीजें हमने देखी थी। ओके रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ फंडिंग, एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट का या फिर इंक्यूबेटर का, एंड वो सब चीजें। ओके फिर की पॉइंट्स देखे थे और आपका होमवर्क था कि स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है स्टार्टअप के। ओके होपफुली आपने वो सब किया होगा। देन अभी आते हैं एग्जाम्शन फॉर स्टार्टअप्स के ऊपर। ओके हमने पहले ही डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये स्टार्टअप के लिए एग्जाम्शंस वगैरह क्यों है, ये सब चीजें क्यों की जा रही है। तो बेसिकली कोई भी नया बिजनेस रहता है ना दोस्तों, उसको बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए उसको उसकी अपनी आजादी दे देनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से उसको कंप्लायंस में अटका के रखोगे तो हो सकता है वो बिजनेस पे ध्यान ना दे पाए और बिजनेस चलने से पहले ही डूब जाए, और अपने इंडिया में अपने को ऐसा होने को नहीं देना है। इसके लिए स्टार्टअप्स, अगर आपको एक बार रिकॉग्निशन मिल जाता है गवर्नमेंट का, तो आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्शंस मिलते हैं। क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोसेस। ओके तो स्टार्टअप के रिकॉग्निशन के लिए या स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोसीजर आपके लिए एकदम सिंपल करके रखी है। कैसे सिंपल की है दोस्तों? तो कुछ नहीं, एक तो पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करो या फिर ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, मोबाइल ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करो। उसके अलावा आपको किधर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। देन next point is reduction in cost. Government also provide list of facilitators of patents and trademarks. They provide high quality intellectual property right services including fast examination of patents at lower fees. ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, अभी स्टार्टअप इनोवेशन के लिए, इनोवेशन के रिलेटेड था, है ना, हमने देखा था। तो जहाँ पे इनोवेशन आता है वहां पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, मतलब कुछ ना कुछ नया आता है और उसको आपको पेटेंटाइज करना पड़ता है, उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता है या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपके बिजनेस के नाम का। अभी ये प्रोसीजर भी मतलब हो सकता है लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, सबको जनरली मालूम नहीं रहती। अभी हम कैसे ये एरिया में टेक्निकल लोग हैं, हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना, बट सबको ये पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन्होंने क्या बोल के रखा है कि पेटेंट्स और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा, तो इन्होंने फैसिलिटेटर्स को लिस्ट करके रखा हुआ है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो वहां पे जाके आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपकी थोड़ी नॉमिनल फीस लेके मदद कर देगा पेटेंट और ट्रेडमार्क बनाने के लिए। ठीक है उसके साथ साथ जो पेटेंट फाइलिंग फीस रहती है, ओके जो पेटेंट के लिए आपको जो भी पैसा देना पड़ता है वो कंप्लायंस रहता है, उसमें 80% का रिबेट जो है वो स्टार्टअप को मिलता है। रिबेट मतलब क्या दोस्तों? तो इन शॉर्ट डिस्काउंट। ठीक है तो मान लो नॉर्मल बंदे के लिए पेटेंट की रजिस्ट्रेशन फीस अगर 10,000 होंगी, तो स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, उसको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसका 2,000 में ही काम हो जाएगा दोस्तों। ओके देन इजी एक्सेस टू फंड्स। तो हमने पहले देखा कि 10,000 करोड़ का एक गवर्नमेंट ने अलग से फंड बना के रखा है स्टार्टअप के लिए। तो बैंक के थ्रू बोलो या फिर सिडबी के थ्रू बोलो, ये वो एंटिटीज को लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है और गवर्नमेंट साथ ही साथ गारंटी भी लेता है इसकी।
10,000 crore funds has been set up by government to provide funds to the startup as venture capital. The government is also giving guarantee to the lenders to encourage banks and other financial institutions for providing venture capital. मैंने कल आपको दोस्त का एग्जांपल दिया था, देखो आपका दोस्त है झोलमाल वाला, वो आपसे लोन लेने को आता है बिजनेस करने का बोल के, अभी आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, आप उसको लोन नहीं दोगे, बट अगर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है बेटा उसको लोन दे दे, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, उसने अगर पैसा डुबाया तो मैं तेरा पैसा दे दूंगा, आप बिंदास होके पैसा दे दोगे उसको, ठीक है, वो ठीक है, उसने पैसा डुबा दिया तो गवर्नमेंट तो है गारंटी लेने वाली, गवर्नमेंट कभी डूबती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट हमेशा रहने वाली है, इट इज परपेचुअल, ओके, तो गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर सबको भरोसा रहता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बैंक को गारंटी देता है, बोलता है कि यार तुम स्टार्टअप्स को लोन दो, जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, उन्होंने डुबाया ना पैसा तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन टैक्स हॉलीडे फॉर 3 years, ये पॉइंट हमको आगे डिटेल में डिस्कस करना है, सेक्शन वाइज देखेंगे क्या है क्या नहीं, ओके। देन अप्लाई फॉर टेंडर। अभी जनरली देखो टेंडर क्या चीज रहती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर पे बिजली आती है, ठीक है, महाराष्ट्र में जिनके जिनके भी घर पे बिजली आती है वो महाराष्ट्र एमएसईबी का जो बोर्ड है उधर से आती है, ठीक है। एमएसईबी पहले गवर्नमेंट का बोर्ड हुआ करता था, डिवीजन हुआ करता था, बट अभी उसको कंपनी बना दिया गया है, ठीक है, तो अभी वो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है। ऐसी कंपनी को समझो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट देना है, मान लो उनके जो भी कैंपस है उनका बड़ा ऑफिस रहेगा, वहां पे रोड्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर वो जो भी बिजली के तार आप रास्ते पे वगैरह देखते हो ना, बड़े बड़े टावर्स रहते हैं, वो बिजली के तार रहते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ, वहां पे कुछ तो भी रिपेयर्स मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकालने का है, तो इसके लिए टेंडर्स निकलता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कंपलसरी कि आप टेंडर निकालो, टेंडर निकालो मतलब क्या, एक ऐसा जनरल पब्लिश करो, पेपर में करो, वेबसाइट पे करो, फिर बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट बताएंगे, फिर उनके कुछ कुछ कंडीशंस रहेंगे, वो कंडीशन अगर फॉलो करते हो तो आपको टेंडर अप्लाई करने को मिलता है, और फिर जिसमें जो सबसे कम कीमत देता है, ठीक है, जो सबसे कम कीमत लेगा आपसे उसको टेंडर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी को पर्टिकुलरली फेवर करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर ये नहीं होता था और मैं समझो मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ एक बिजली के कंपनी में मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे रिलेटिव्स में अगर कोई रहेगा बिजनेस वाला तो मैं उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रेशर वगैरह बना के ऐसा करूंगा कि मेरे रिश्तेदारों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या फिर उसमें करप्शन भी हो सकता है कि मैं एक बंदे को समझो एक एक्स बंदा है, वो मेरे पास आएगा कि प्लीज यार कुछ जुगाड़ करो और मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, मैं बोलूंगा ठीक है तुम्हें को इतने इतने पैसे दे, मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, ठीक है। तो ऐसा सब चीजें ये अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट के हमेशा टेंडर निकलते हैं, और जब टेंडर निकलता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ क्लॉजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस रहते हैं, वो बिजनेसमैन को सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो इसमें जनरली क्या कंडीशन रहती है, एक तो टर्नओवर की कंडीशन रहती है और दूसरी एक्सपीरियंस की कंडीशन रहती है दोस्तों, ठीक है। टर्नओवर और एक्सपीरियंस की कंडीशन क्यों रखी हुई है, ताकि अच्छे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट जाए, ठीक है, जो भी अपना काम करे ना वो एक्सपीरियंस्ड काम करे। बट मान लो ऐसे टेंडर के लिए कोई स्टार्टअप अगर अप्लाई करता है, ठीक है, स्टार्टअप के पास नहीं हो सकता एक्सपीरियंस, ठीक है, वो नया नया स्टार्टअप ही होगा, ठीक है, बट स्टिल उसको एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया, मतलब वो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे टर्नओवर की बोलो या फिर एक्सपीरियंस की बोलो, कुछ भी लिमिट नहीं रखी हुई है, ठीक है। अगर वैसी लिमिट रखते थे, ये एग्जाम्पशन नहीं देते थे, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही जाते थे, स्टार्टअप को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता नहीं था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते नहीं थे। इसके लिए ये ऐसा ना हो, स्टार्टअप के साथ ये नाइंसाफी ना हो, इसके वजह से उनको कुछ जो क्लॉजेस रहते हैं उससे एग्जाम्पशन दिया गया है। स्टार्टअप्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम prior experience turnover criteria applicable for normal companies answering to the government tenders, okay, hopefully आपको ये पॉइंट समझा होगा। then R&D facilities, 7 new research park will be set up to provide R&D facility, मतलब R&D facility मतलब क्या, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको जो भी करनी है, ठीक है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जनरली लैब्स में वगैरह होती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई नया इन्वेंशन कर रहे हो तो आपको लैब में मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट लगते हैं, उसके लिए आपको फंडिंग वगैरह लगती है, ठीक है। हो सकता है हर एक टैलेंटेड बंदे के पास ये फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे अपना IIT वगैरह जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है ना, NIT हो गया, IIT हो गया, VJIT हो गया, यहाँ पे क्या कर रही है, एक R&D फैसिलिटीज बना रही है। अभी यहाँ पे आपके बुक में बोला है कि 7 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्क्स बनाने का एम है, ठीक है।
तो ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्क बनाए जाएंगे जो न्यू टेक्नोलॉजी से पूरे इक्विप्ड रहेंगे। वहां पे आपको पूरे तरीके के इक्विपमेंट मिलेंगे और फिर आप वहां पे जा सकते हो, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट आपको उधर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगी, फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगी। मान लो आपको कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। ओके, नेक्स्ट, नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंसेस। ठीक है, अभी हमने वो पहले ही देखा कि मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन नहीं होगा, मतलब वो स्टार्टअप के बिजनेस में नाक घुसाएगा नहीं कोई भी ऑफिसर। ठीक है, और हमने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी बात की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो यहीं पे वहां पे बोला गया है कि स्टार्टअप शैल बी अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस विथ 9 लेबर एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज। तो आपको सर्टिफिकेट के लिए किसी सीएस सीए के पास वगैरह भागने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ अपने पेट पे लाती है, बट स्टिल स्टार्टअप के एंगल से अगर सोचे तो उनको कुछ खर्चा नहीं है और वो खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस के ऊपर अपने काम करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स सेविंग्स के साथ तो अभी वो उन्होंने एक नया सेक्शन लाया है जिसके अंडर अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हो, ठीक है, अगर आपको टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो जब भी आप कैपिटल एसेट कोई तो भी बेचते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, बट अगर यही पैसा जो आपको मिला वो अगर आप कोई तो भी नए कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी में आपका 51% से ज्यादा स्टेक रहता है, ठीक है, तो आपको वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, देन चूज योर इन्वेस्टर। अभी स्टार्टअप पोर्टल के ऊपर भी या आप खुद भी अगर बाहर घूमते हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम है आपके बिजनेस में आपको किसको इन्वेस्टर बोल के आने देना है, किसको नहीं देना है, किसको आपको वेंचर कैपिटलिस्ट बोल के चूज करना है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, वो आप फ्री हो। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एग्जाम्पशन ने स्टार्टअप्स वैसे भी अपने हिसाब से जो भी अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट रहेगा जो कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर लगाएगा ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट को वो चूज करेंगे। देन इजी एग्जिट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके वजह से बिजनेस बंद करना भी बहुत आसान हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन वही रेफरेंस है कि फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर की प्रोविजन उसमें डाली गई है जिसमें आप 90 दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांध के सबको लेनदारों का हिसाब चुका के अपने घर को निकल सकते हो अगर बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो। देन मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या करना चाह रहा है, देखो वो स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला है। ठीक है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। नेशनल मतलब इंडिया के लेवल के स्टार्टअप सब एक साथ आएंगे। आप जनरली अगर आप यूट्यूब देखते होंगे तो जो भी यूट्यूबर्स है, ठीक है, अलग अलग यूट्यूबर्स, उनका फेस्ट होता है। देखो आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो सारे यूट्यूबर्स एक जगह पे आते हैं, एक होटल में उनका ग्रैंड सेमिनार बोले तो गेट टुगेदर टाइप रहता है, पार्टी वगैरह करते हैं, मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलर फैशन में स्टार्टअप फेस्ट भी होता है। ठीक है, नेशनल इसमें क्या होता है, इंडिया के लेवल के जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए नए इमर्जिंग बिजनेस है, वो सब वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने अपने चैलेंजेस शेयर करते हैं, जिसके वजह से बाकी इन्वेस्टर्स को नॉलेज मिलता है और उनकी भी मदद होती है। मान लो समझो कोई एक ए बंदा है जो स्टार्टअप में बहुत सक्सेसफुल हो गया और एक बी बंदा है मान लो जो अभी नया नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। ठीक है, जो बी बंदा अभी तकलीफ महसूस कर रहा है, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, मान लो ए बंदे ने भी वो प्रॉब्लम फेस की थी, तो जब ये स्टार्टअप फेस्ट होगा तो ए आएगा, ए अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा, फिर वो उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो ये बी के लिए भी मदद हो जाएगी दोस्तों, कि बी को भी पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आप नए नए स्टार्टअप्स के साथ टाइप्स भी कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं फूड डिलीवरी का बिजनेस संभालता हूँ महाराष्ट्र में और मेरे को कोई मध्य प्रदेश वाला स्टार्टअप वाला बंदा मिलता है। ठीक है, वो मान लीजिए वो रोबोटिक्स के ये कर रहा है या फिर वो क्लाउड किचन बना रहा है। ठीक है, रोबोटिक्स भूल जाओ, क्लाउड किचन बना रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लाउड किचन अगर मालूम नहीं होगा तो वो क्या होता है, जनरली होटल टाइप ही रहता है, एक जगह पे आपको होटल डालना रहता है, बट वहां पे आप कस्टमर्स को आने नहीं देते हो, कस्टमर्स वहां पे बैठ के नहीं खाते, वो डायरेक्टली अपने घर पे खाना मंगाते हैं और आप डिलीवर करते हो। ठीक है, तो नॉर्मल होटल ही रहता है, खाना बनाने की जगह रहती है, बस बैठने की जगह
नहीं रहती है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड किचन। तो मान लो आप मैं महाराष्ट्र में फूड डिलीवरी करता हूँ जोमेटो की जैसे, वो मध्य प्रदेश में क्लाउड किचन चलाता है, हम दोनों टाई अप कर लेते, तो उसकी वजह से अभी मैं उसको मदद करूंगा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसकी मदद से वो महाराष्ट्र में भी क्लाउड किचन डाल सकता है, और मैं मेरे जोमेटो वाले ऐप पे है ना उसको प्रमोट करूंगा, उसको सबसे पहले दिखाऊंगा ताकि लोग वहां से ज्यादा से ज्यादा परचेस करें। तो ये सब बिजनेस टैक्टिक्स है वगैरह, ये तो एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप अगर अलग अलग बिजनेसमैन से मिलो तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज निकल के आते हैं और साथ ही एक दूसरे की मदद भी होती है। ओके, होपफुली आपको ये स्टार्टअप फेस्ट का जो बेनिफिट है वो समझा होगा। ओके, अभी आ जाते हैं टैक्स एग्जेम्पशंस के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बोला था टैक्स एग्जेम्पशन हमको बाद में डिटेल में डिस्कस करनी ही है। तो सबसे पहला एग्जेम्पशन क्या है, सेक्शन 80 IAC। ओके, दिस इज सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब स्टार्टअप शुरू होता है ना, समझो ये साल में शुरू हुआ, ये कौन सा साल है अपना 2021। ओके, ये साल में अगर स्टार्टअप शुरू होता है तो 2021 से लेके आगे 7 साल तक, ओके, आगे 7 साल तक वो पीरियड रहेगा, पीरियड गिना जाएगा। और वो 7 साल के बीच में मैं कौन से भी ऐसे 3 ईयर चूज कर सकता हूं, 3 कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर चूज कर सकता हूं जिसमें मेरे को टैक्स नहीं लगे, मतलब मैं टैक्स हॉलीडे पे चले जाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स 0। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं ये साल में बिजनेस शुरू करता हूं, 2021 में मेरे को लॉस हुआ 2 करोड़ रुपए का, 2021 में मेरे को लॉस हुआ 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, 21-22 में मेरे को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए का, 21-22 में मेरे को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए का। फिर 22-23 में मेरे को प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ रुपए का। अभी मेरे को पता चला यार आगे से तो अपने को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो मैं 22-23 ईयर से क्या चूज करता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे को टैक्स हॉलिडे पे चले जाने का। तो मतलब 22-23, 23-24 एंड 24-25 ये 3 साल के लिए मेरे को टैक्स ही भरने की जरूरत नहीं, पूरा मेरा जितना भी प्रॉफिट रहेगा ना वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो जनरली ये 7 साल का पीरियड दिया गया है क्योंकि 7 साल में बिजनेस कोई भी सेटल हो जाता है। और कोई भी 3 साल का क्यों दिया है, अभी देखिए अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलती थी कि पहले 3 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, तो ये तो मतलब स्कीम होते हुए भी कुछ फायदे की नहीं थी, क्योंकि बिजनेस जब नया नया रहता है दोस्तों तो वो लॉस ही सफर करता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, पहले 2-3 साल तो लॉस ही होना है, तो फिर वो स्कीम का क्या फायदा। ठीक है, हुआ भी तो आखिरी के साल में थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, आप 7 साल तक हम ये स्कीम को वैलिड रखेंगे, वो 7 साल में से आप कोई भी 3 साल मतलब कॉन्सिक्यूटिव, कोई भी नहीं, मतलब एक बार चूज किया तो अगले 3 साल के लिए वो चलते रहेगा। तो वो कोई भी लग के 3 साल आप चॉइस कर लो, तो उसमें आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जनरली स्टार्टअप क्या करेगा दोस्तों, जब स्टार्टिंग के कुछ सालों में लॉसेस हो रहे हैं या फिर कम प्रॉफिट हो रहा है तब ये बेनिफिट नहीं लेगा, फिर जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगेगा तब वो बेनिफिट लेगा, क्योंकि टैक्स भी ज्यादा बचेगा उसकी वजह से। ओके, आर बी क्लियर ऑन दिस? गुड। ठीक है, और फिर टर्नओवर भी आपके बुक में 25 करोड़ दिया है, 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब वो स्टार्टअप वाली डेफिनेशन जो है वो। ठीक है, फिर मैट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, स्टार्टअप्स हैव टू पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एट 18.5% along with applicable surcharge and cess. The FM has assured to provide MAT exemption for the first 5 years in case startup fail to make any profit. अभी आपको बेशक मैट क्या होगा वो पता नहीं होगा, मैं बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ओके, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो ऐसा बनता है, देखो इतना तो देना ही पड़ेगा भाई, इतना तो देना ही पड़ेगा। अभी कैसे ये क्या है मतलब, तो देखो इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 115 JB वो मैट का गवर्न करती है। अभी उसमें क्या बोला गया है, आपको 2 तरीके से कंप्यूटेशन करना है। अगर आपने इनकम टैक्स में पीजीबीपी के सम्स सॉल्व किए होंगे तो आपको ये थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। आप पीजीबीपी का जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो आप एज पर बुक्स आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, फिर इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आप एडलेस वगैरह करते हो और फिर टैक्सेबल प्रॉफिट आप निकालते हो। ठीक है, इधर भी वैसा ही करना है, एक ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये स्टेप 1 है। टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और फिर उसके ऊपर का टैक्स निकाल लो। ठीक है, सरचार्ज वगैरह सब ऐड करके। फिर मैट
के हिसाब से भी आपको टैक्स निकालना है, ठीक है। अभी 115JB में थोड़ा अलग तरीका बताया है इनकम कंप्यूट करने का, ठीक है, थोड़ा अलग तरीका बताया इनकम कंप्यूट करने का। दोनों अलग अलग टाइप से चलते हैं। अभी 115JB में आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप जब वो टैक्स में पढ़ोगे, नहीं आपको नहीं रहेगा शायद, बट स्टिल आप इतना समझ लो कि एक नॉर्मल वे से कंप्यूटेशन होता है जैसा आप अभी सॉल्व करते हो टैक्स के लेक्चर्स में, और एक 115JB के हिसाब से कैलकुलेशन होता है जिसको मैड बोला जाता है, ठीक है। फिर दोनों के टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर किया जाता है, और दोनों में से जो ज्यादा है ना, दोनों में से जो ज्यादा है उतना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, उतना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। होपफुली आपको समझा होगा कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मतलब क्या, इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नॉर्मल टैक्स कंपनीज के केस में 30% से कैलकुलेट करते होंगे ना, तो यहाँ पे मैट 18.5% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उतना तो देना ही पड़ेगा। तो अभी इसमें क्या होता है, बेशक अगर आपका एज पर नॉर्मल प्रोविजन अभी ये ATIC का डिडक्शन वगैरह लेके समझो आपको जीरो टैक्स आ रहा है, बट मैट में तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक हाथ से एग्जेम्पशन दे रहे हो, दूसरे हाथ से टैक्स भी ले रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा। तो अगेन उन्होंने ये क्या बताया कि पहले 5 साल के लिए मैट के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप लॉसेस में हो तो, अगर आप लॉसेस में हो तो। अगर आप प्रॉफिट में चले गए तो आपको मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे, ओके। देन exemption has been made against capital gains. Long term capital gain will be invested by the government special funds. Investment may go up to 50 lakh and exemption will be applied for 3 years. मतलब क्या, अगर आप कोई तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या अलग अलग टाइप के गेन्स है इनकम टैक्स में, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेचते हो और उसके ऊपर आपको फायदा होता है, बट अगर ये पैसा आप स्टार्टअप वाले गवर्नमेंट का जो भी फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो है वो माफ हो जाएगा, और कम से कम आपको 3 साल के लिए ये पैसा वो स्कीम में इन्वेस्टेड रखना है। 3 साल से पहले अगर निकालते हो तो जब निकालोगे तब वापस उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। 3 साल के बाद निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपका एग्जेम्पशन एंजॉय करो। If the individual hold 50% of the equity, the company may utilize invested amount for buying assets before the due date of filing return. हाँ, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हो और उसके वो जो पैसा आया उससे कोई तो भी नई कंपनी शुरू करते हो और वो कंपनी में आप आपका इक्विटी स्टेक 50% से ज्यादा रखते हो, तो भी आपको वो कैपिटल गेन माफ हो जाता है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक कंपनीज वाला पॉइंट है वो अभी नो लॉन्गर एप्लीकेबल, आप उसको कट कर सकते हो। देन फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो प्रपोज्ड डिफरेंट टैक्सेस फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑन और आफ्टर 1 मार्च 16, ठीक है। तो आप टैक्स के लेक्चर में आपने बेशक पढ़ा होगा कि नॉर्मल कंपनीज को 30% का टैक्स लगता है, जो कंपनीज 1 अक्टूबर 2019 के बाद आए हैं उनको 17% टैक्स लगता है, ठीक है। और एक जिनका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है वो 25% वाला भी बेनिफिट ले सकते हैं, 25% विदाउट डिडक्शन, ओके। तो वो सब अलग अलग रेट्स अभी बहुत सारे आ गए हैं, ये मतलब जब का प्रिंट है तब आपके बुक में तब एक ही 30 और 25 ऐसे 2 रेट थे, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे था उनको 25% टैक्स ही लगता था, बट अभी बहुत अलग अलग स्कीम आ गए हैं। मतलब आप विदाउट डिडक्शन 21 या 17% से भर सकते हो, विद डिडक्शन 25% से भर सकते हो। तो आपने बेसिक में टैक्स के लॉज में ये सब पढ़ा ही होगा, ओके। तो वही बोला है कि रेट्स अभी बेसिकली 30% से गिरा दिए हैं, कम करती है। फिर इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ओनली फाउंडर्स नीड टू होल्ड शेयर compared to earlier requirement that startup must have continuous holding of 51% voting rights in order to carry forward the losses. देखिए पहले कैसा हुआ करता था, अगर आपको एक आध साल में लॉस हो गया, ठीक है, मान लो मेरे को ये साल 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, अभी लॉस के ऊपर तो अपन टैक्स भरते नहीं है, ठीक है, और लॉस को इनकम टैक्स एक्ट में कैरी फॉरवर्ड करने की भी प्रोविजन है। मतलब कैसा, मेरे को ये साल 1 करोड़ का लॉस हो गया, अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा जो पिछले साल का लॉस था मैं ये साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ गए, बचे 1 करोड़, अभी मेरे को 1 करोड़ के ऊपर ही टैक्स भरना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सिंपल फंडा अभी तक।
तो पहले क्या हुआ करता था, मान लो आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 5 करोड़ रुपए के हैं, अभी तक आपने 5 करोड़ का नुकसान करके बैठे आप बिजनेस में, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड होके रखा है, तो जब प्रॉफिट होगा तभी सेट ऑफ हो सकता है, तो अभी तक 5 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस है आपका पिछले 2-3 सालों का मिला के समझो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप आपके कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ स्टेक दूसरे लोगों को बेच देते हो। मान लो मैं और मेरे 3 दोस्त, ऐसे हम 4 जन मिला के 25% इक्विटी होल्ड करते थे ये कंपनी में। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है 5 करोड़, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है 5 करोड़ रुपए। तो अभी क्या हुआ, हमको है ना पैसे की जरूरत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्विटी स्टॉक है, इक्विटी शेयर्स है 25% हम सब हमारा शेयर्स कम कर देते हैं और दूसरे पार्टियों को बेच देते हैं। तो किसी को मना वगैरह लेते हैं और हमारा मान लो आधा आधा हिस्सा 12.5% हम वो दूसरे पार्टी को बेच देते, तो हमको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने कुछ भी हिस्सा दूसरे लोगों को बेच दिया, ठीक है, तो यू आर नो लॉन्गर स्टार्टअप, आप मतलब ओनरशिप चेंज हो चुकी है ऐसा मान लिया जाता था। तो अभी ये 5 करोड़ का जो लॉस है ना मेरा, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता था, बट अभी उन्होंने उसको मॉडिफाई करके कैसा किया है, उसने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझी कि हाँ भाई स्टार्टअप इनिशियली लॉसेस फेस कर सकता है, हाँ उनको प्रॉफिट की पैसों की जरूरत हो सकती है, इसके लिए उनको शेयर्स भी बेचने पड़े। तो उन्होंने क्या बोले, तुमको शेयर्स बेचने ना, बेचो, हम तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड स्टॉप नहीं करेंगे, बट एक कंडीशन तो हम रखेंगे, क्या कि पूरा तुम्हारे तुम जो प्रमोटर्स हो, अभी हम जो 4 जन है, उनका टोटल हिस्सा जो है ना वो 51% के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अप टू 51%, मतलब टोटल 49% वाला तुम किसको भी बेचो, कितना भी बेचो, कितने में भी बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा इक्विटी स्टेक, फाउंडर्स का, को फाउंडिंग टीम का इक्विटी स्टेक 51% के नीचे आया, तो तुमको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं रहेगी। ओके, आई होप वी आर ऑल क्लियर ऑन दिस। तो इतने थे टैक्स के एग्जेम्पशंस। थोड़े कुछ कुछ ट्रिकी रह सकते हैं, कुछ कुछ बाउंसर भी रह सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके टैक्स के पूरे लेक्चर्स हुए ना हो, या टैक्स के प्रोविजंस आपको पूरी तरीके से मालूम नहीं हो, ठीक है। अपना वैसे भी सेटिंग अप का लेक्चर है, इसके लिए मैं वो ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकता, बट स्टिल अगर किसी को कौन सा पॉइंट समझा नहीं होगा, आइदर वो मैट का पॉइंट हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वगैरह हो सकता है, तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। हम ट्राई करेंगे उसको वापस, एक बार जब फेस टू फेस हमारी मीटिंग होगी तब हम ये वाला पार्ट वापस जरूर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट के एग्जेम्पशंस, ठीक है। अभी देखते हैं कंपनीज एक्ट के एग्जेम्पशंस। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट में इन्होंने क्या किया है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करके रखा है, ठीक है। तो स्टार्टअप को एक अलग डिफाइन किया गया है कंपनीज लॉ में, ताकि आगे चल के स्टार्टअप्स को अलग अलग सेक्शन के अंडर ये एग्जेम्पशंस दे सके। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या डाली है उन्होंने, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म स्टार्टअप और स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी स्टार्टअप नहीं रह सकती, ठीक है, कंपनीज एक्ट के हद तक। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 and recognized as a startup in accordance with the notification issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry। मतलब क्या, स्टार्टअप कंपनीज एक्ट में कौन सी रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, बस, इसके अलावा कोई भी कंपनी रहेंगे ना उसको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्टार्टअप इंडिया की, उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना चाहिए, मतलब आपके पास वो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो ये हो गई स्टार्टअप की डेफिनेशन। अभी एग्जेम्पशंस क्या क्या दिए हैं वो देखते हैं। तो डिपॉजिट रूल्स जो है 2014 के हैव बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एन अमाउंट ऑफ 25 lakh रुपीज और मोर received by a startup company by way of convertible note, convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding 5 years from the date of issue in a single tranche from a person shall not be treated as deposit, ठीक है। सबसे पहले ये एग्जेम्पशन क्यों, इसका हम डिस्कशन करते हैं।
अगेन स्टार्टअप है, पैसे की जरूरत है, ठीक है, इन्वेस्टर्स जैसा पैसा देना चाहे वैसा लेना पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स के सामने आप नखरे नहीं कर सकते, मुश्किल से एक तो इन्वेस्टर रेडी होते हैं, राजी होते हैं, और उनके ऊपर से नखरे करोगे तो वो भाग जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है कि हो सकता है कोई इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने की कोई इच्छा नहीं है भाई, ठीक है, या फिर उसको इक्विटी में भी अगर इच्छा है इन्वेस्ट करने की, बट स्टार्टिंग में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये कंपनी की वैल्यू आगे चल के रहेगी कि नहीं रहेगी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमको कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स दो। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स आपको पता है, मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक विथ ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन, मतलब इन्वेस्टर चाहे तो कर सकता है या फिर नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है, दोनों तरीके रहते हैं, या फिर कंपलसरी भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको 25 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा अगर मिलते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांच मतलब क्या, एक ही टाइम में अगर 25 लाख या उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, पैसे किस चीज के मिल रहे हैं, तो कन्वर्टिबल नोट्स के, मतलब कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के मिल रहे हैं, ठीक है। रिपेएबल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब ऐसे नोट्स का टर्म जो है वो 5 साल से नीचे का चाहिए, तो इसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पब्लिक डिपॉजिट लेने से मनाही है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है, बट अगर वो ऐसा पैसा लेने लग जाए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करने लग जाए, तो ठीक है, तो उसको डिपॉजिट ट्रीट करके हो सकता है कंपनी लॉ में उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर 25 लाख या उससे ज्यादा के पैसे होंगे, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कैसी होनी चाहिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के अगेंस्ट होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, ये बॉन्ड्स का टेन्योर 5 साल से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए, 5 साल के से ज्यादा का टेन्योर इसका नहीं रहना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो जो भी पैसा आपको मिला है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, आप बेशक वो पैसा अपने पास रखो, बिजनेस में यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन सेक्शन 73 के A to E जो सब क्लॉजेस है, सब सेक्शन है, जो ये वो बताते हैं, बेसिकली आपको एक ओवर बताना बोलूं तो, कि ये जो सेक्शन है ये डिपॉजिट लेने से मना करता है, ये कंपनी को डिपॉजिट लेने से मना करते हैं, वो वाले सेक्शन है। बट ऐसे सेक्शन स्टार्टअप को एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे सेक्शन स्टार्टअप को एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। स्टार्टअप की डेफिनेशन अगेन क्या थी, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, ओके, और प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और क्या, स्टार्टअप बोल के रिकॉग्नाइज हुई कंपनी चाहिए, ओके। देन अपर लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हैज बीन एनहांस्ड टू 35% ऑफ द नेटवर्थ, मतलब क्या, जनरल कंपनीज के लिए डिपॉजिट अगर ले रहे भी होंगे, कुछ एक्सेप्शन में बैठ रहा भी होगा, तो भी वो मैक्सिमम 25% ऑफ नेटवर्थ के डिपॉजिट्स ले सकते हैं। बट यहाँ पे स्टार्टअप अगर होगी तो 35% का डिपॉजिट ले सकते हैं। फिर प्रोमोटर्स को ईसॉप देना मना है, बट स्टार्टअप अगर कंपनी होगी तो प्रोमोटर्स को ईसॉप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आप टोटल कैपिटल मतलब पेड अप कैपिटल के 25% ही इशू कर सकते हो अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो, बट अगर आप स्टार्टअप हो तो आप अप टू 50% ऑफ पेड अप कैपिटल स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर एनुअल रिटर्न जो है, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो ठीक, बट आप कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट भी नहीं करते हो तो भी चलेगा, एक नॉर्मल डायरेक्टर ने, कौन से भी एक आधे डायरेक्टर ने भी साइन करके एनुअल रिटर्न भर दिया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लास्ट में है बोर्ड मीटिंग का एग्जाम्पशन, ओके। बोर्ड मीटिंग आपको पता है कि एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 120 डेज से ज्यादा का गैप उसमें नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट 1 मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीने में 1 मीटिंग, और 2 मीटिंग का गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स नॉट लेस देन 90 डेज इज सफिशिएंट, ठीक है। तो मतलब 4 की जगह 2 मीटिंग करो, 2 मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा 90 दिन से ज्यादा का गैप मत रखो। ऐसा अगर आप करते हो तो भी हम वो बोर्ड मीटिंग वाला जो सेक्शन है उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुके हैं ऐसा मान लेंगे। तो बेसिकली मेजर एग्जाम्पशंस डिपॉजिट से रिलेटेड उनको दिए गए हैं। तो डिपॉजिट का जो भी सेक्शन है या डिपॉजिट के जो भी प्रोविजंस है वहां पे थोड़ी ढील दी गई है स्टार्टअप्स को, क्यों, क्योंकि पैसा उनको लगता रहता है तो वो किसी से भी डिपॉजिट लेते रहे और लॉ का उल्लंघन ना हो, ठीक है। जैसे पैसे मिले उनको मिलते रहे और लॉ का उल्लंघन ना हो, इसके लिए डिपॉजिट्स पे थोड़े छूट दे रखी है। फिर ईसॉप और स्वेट इक्विटी की छूट है। फिर एनुअल रिटर्न की छूट है, वो कुछ इतनी खास मतलब बड़ी नहीं है प्रैक्टिकली बात करें तो। और
हाँ, बोर्ड मीटिंग का एक एग्जाम्पशन है जो कि बेनिफिशियल है। ठीक है, 2 ही बोर्ड मीटिंग करने पड़ते हैं। हो सकता है अभी स्टार्टअप है, उनको मालूम है अपना अपना क्या क्या डिस्कशन है, अलग अलग मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है। हो सकता है बिजी रहते हो, ठीक है, हो सकता है बोर्ड मीटिंग करने का टाइम नहीं मिले, ठीक है, या फिर डिस्कशन भी अभी स्टार्टअप के कैसे होते होंगे, छोटे स्केल पे होते होंगे, फोन पे वगैरह बात कर लेते होंगे। ठीक है, तो फॉर्मल बोर्ड मीटिंग 4 बोर्ड मीटिंग हुई, वो इधर इन्होंने कंपलसरी नहीं रखा है, 2 बोर्ड मीटिंग करो तो भी चलेगा साल साल में। ओके फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को यहीं पे अभी रुकाता हूँ। अभी हमको आगे रजिस्ट्रेशन के और क्या क्या स्टेप्स है, फाइनेंसिंग कैसी होती है स्टार्टअप की, वो भी देखना है। ठीक है, बट ये वीडियो में मतलब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।